नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्य नाव पर। अपने उपन्यास गोदान को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं उसके भाग 6 की ओर। जेठ की उदास और गर्म संध्या सिमरी के सड़कों और गलियों में पानी की छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे और बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उनके सिपाही पीली वर्दियां पैडाटे, नीली साफे बांधे जनता पर रौब जमाते फिरते थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पाग बांधे मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वारा के सामने आकर रुकी और उसमें 3 महानुभाव उतरे। वह जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए हैं, उनका नाम पंडित ओंकार नाथ है। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं, जिन्हें देश चिंता ने घुला डाला है। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में हैं, वह है तो वकील, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और तालुकेदारों को, महाजनों को और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी तनखा। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पजामा पहने हुए हैं, मिस्टर बी मेहता, यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में हैं और शगुन के उत्सव पर निमंत्रित तो हुए हैं। आज सारे इलाके के आसामी आएंगे और शगुन के रुपए भेंट करेंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपए शगुन के दे दिए हैं और एक गुलाबी मिजई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटने पर काछनी काछे, हाथ में एक खुरपी लिए और मुख पर पाउडर लगवाए राजा जनक का माली बन गया है और गरूर से इतना फूल उठा है मानो यह हमारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा है। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे, गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा रंग, जिस पर सरबती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। पंडित ओंकार नाथ ने पूछा, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यहाँ वही एक वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपने राउटी के सामने कुर्सियों पर बैठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन। नाटक कोई अच्छा न मिला, कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटों में भी खत्म ना हो, और कोई इतना क्लिष्ट कि शायद यहाँ के एक व्यक्ति भी उसका अर्थ न समझे। आखिर मैंने स्वयं एक प्रहसन लिख डाला जो 2 घंटों में पूरा हो जाएगा। ओंकार नाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबों ही में चमकती है, दीपक की भांति, जो अंधेरों ही में अपना प्रकाश दिखाता है, उपेक्षा के साथ, जिसे छिपाने की भी उन्होंने चेष्टा नहीं की। पंडित ओंकार नाथ ने मुंह फेर लिया। मिस्टर तनखा इन बेमतलब की बातों में पड़ना नहीं चाहते थे, फिर भी राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। बोले, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हों। अच्छे से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथ में पड़कर बुरा हो सकता है। जब तक स्टेज पर शिक्षित अभिनेत्रियां नहीं आती, हमारी नाटकता का उद्धार नहीं हो सकता। अब की तो आपने कौशल में परसों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। दर्शन के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन न कर सकते थे। विरोध तो करना चाहते थे, पर सिद्धांत की आड़ में। उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक कई साल के परिश्रम में लिखी थी। उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी, उतनी शतांश भी नहीं हुई थी। इससे वह बहुत दुखी थे। बोले, भाई, मैं प्रश्नों का कायल नहीं, मैं चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की रियायत देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का सांप कहते हैं। फिर भी आप जमींदार हैं, वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार हैं। अगर आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए, तो पहले आप खुद शुरू करें। काश्तकारों को बगैर नजराने लिए पट्टे लिख दें, बेगार बंद कर दें, इजाफा लगान को तिलांजलि दे दें, जरावर जमीन छोड़ दें। मुझे उन लोगों को जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, पर मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलास समय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ।
राय साहब को आघात पहुंचा। वकील साहब के माथे पर बल पड़ गए और संपादक जी के मुंह से जैसे कालिख लग गई। वह खुद नमस्तेवाद के पुजारी थे, पर सीधे घर में आग न लगाना चाहते थे। तनखा ने राय साहब की वकालत की। मैं समझता हूँ राय साहब का अपने आसामियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदारों वैसे ही हो जाएं तो यह प्रश्न ही ना रहे। मेहता ने हथौड़े की दूसरी चोट जमाई। मानता हूँ आपका अपने आसामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न यह है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं है। इसका ये कारण इसका एक कारण क्या यह नहीं हो सकता कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है? गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं हैं। है तो उसका व्यवहार करें, नहीं है तो बकना छोड़ दें। मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। या तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिप कर खाना यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता भी कहता हूँ और धूर्तता भी, जो वास्तव में एक है। राय साहब सभा चतुर आदमी थे। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहने का उन्हें अभ्यास था। कुछ असमंजस में पड़े हुए बोले, आपका विचार बिल्कुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं मैं आपकी साफ गोई का कितना आदर करता हूँ, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि अन्य यात्राओं की भांति विचारों की यात्रा में भी पड़ाव होते हैं, और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं उस वातावरण में पला हूँ जहाँ राजा ईश्वर है और जमींदार ईश्वर का मंत्र। मेरे स्वर्गवासी पिता आसामियों पर इतनी दया करते थे कि पाले या सूखे में कभी आधा कभी पूरा लगान माफ कर देते थे। अपने बखार से अनाज निकालकर आसामियों को खिला देते थे। घर के गहने बेचकर कन्याओं के विवाह में मदद कर देते थे, मगर उसी वक्त तक जब तक प्रजा उनकी सरकार और धर्मावतार कहती रहे। उन्हें अपना देवता समझकर उनकी पूजा करती रहे। प्रजा को पालना उनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर वह कौड़ी का एक दांत भी फोड़ कर देना ना चाहते थे। मैं उसी वातावरण में पला हूँ और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे जो कुछ करूं, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूं और यह मानने लग गया हूं कि जब तक किसानों को या रियासतें अधिकार के रूप में न मिलेंगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकती। स्वेच्छा अगर अपना स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूं कि हमारे वर्ग के शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर न किया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे या इसे व्यवस्था कहेंगे, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। किसी को भी दूसरों के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पिसें और खपें कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा, जिसे मैं पूंजी ही का एक रूप समझता हूँ, इनका किला जितना जल्द टूट जाए उतना ही अच्छा है। जिन्हें पेट की रोटी मैसर नहीं, उन्हें अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हजार फटकारें या हास्यास्पद हैं या और लज्जास्पद भी। इस व्यवस्था ने हम जमींदारों में इतनी विलासिता, कितना दुराचार, कितनी पराधीनता और कितनी निर्जलता भर दी है, या मैं खूब जानता हूँ। लेकिन मैं इन कारणों से इस व्यवस्था का विरोध नहीं करता। मेरा तो यह कहना है कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से भी इसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। इस शान को निभाने के लिए हमें अपनी आत्मा की इतनी हत्या करनी पड़ती है कि हम में आत्माभिमान का नाम भी नहीं रहा। हम अपने आसामियों को लूटने के लिए मजबूर हैं, मगर अफसरों की कीमती डालियां न दें तो बागी समझे जाएं। शान से न रहें तो कंजूस कहलाएं। प्रगति की जरा सी आहट पाते ही हम कांप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, न पुरुषार्थ ही रह गया। बस हमारी दशा उन बड़ों की जैसी है जिन्हें चम्मच के दूध से पिलाकर पाला जाता है। बाहर से मोटे, अंदर से दुर्बल, सत्तहीन और मोहताज। मेहता ने ताली बजाकर कहा, हियर हियर। आपकी जुबान में जितनी बुद्धि है, काश उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती। खेद यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहार में नहीं डाल लाते। ओंकारनाथ बोले, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता।
हमें समय के साथ चलना भी है और उसे अपने साथ चलाना भी। बुरे कामों में ही सहयोग की जरूरत नहीं होती, अच्छे कामों के लिए भी सहयोग उतना ही जरूरी है। आप ही क्यों 800 रुपये महीने हड़पते हैं? जब आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपये में अपना निर्वाह कर रहे हैं। राय साहब ने ऊपरी खेद लेकिन भीतरी संतोष से संपादक जी को देखा और बोले, व्यक्तिगत बातों पर आलोचना न कीजिए संपादक जी, हम यहाँ समाज की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। मिस्टर मेहता उसी ठंडे मन से बोले, नहीं नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता। समाज व्यक्ति से ही बनता है और व्यक्ति को भूलकर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। मैं इसलिए इतना वेतन लेता हूँ कि मेरा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। संपादक जी को अचंभा हुआ। अच्छा, तो आप वर्तमान व्यवस्था के समर्थक हैं? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति की सर्वनाश के कारण होगा। कुश्ती का जोड़ बदल गया। राय साहब किनारे खड़े हो गए, संपादक जी मैदान में उतरे। आप 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेदभाव मानते हैं? जी हाँ, मानता हूँ और बड़े जोरों से मानता हूँ। जिस मत के आप समर्थक हैं वह भी तो कोई नई चीज नहीं। कब से मनुष्य में ममत्व का विकास हुआ, तभी उस मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो और ईसा सभी समाज में समता प्रवर्तक थे। यूनान और रोम की सीरियाई सभी सभ्यताओं ने उसकी सुरक्षा की और अप्राकृतिक होने के कारण कभी वह स्थायी न बन सकी। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आप इस विषय पर कोई लेखमाला शुरू कर दें। जी, मैं इतना अहमक नहीं हूँ। अच्छी रकम दिखलाइए तो अलबत्ता। अपने सिद्धांत ही ऐसा लिखा है कि खुले खजाने पब्लिक को लूट सकते हैं। मुझ में और आप में अंतर इतना ही है, मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर चलता हूँ। आप लोग मानते कुछ हैं, करते कुछ हैं। धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं। धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धनु के वो कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है और आपने भी देखा होगा। रूप के चौखट पर बड़े बड़े महीप नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूस की ही मिसाल देंगे। वहाँ इसके सिवाय और क्या है कि मिल के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप ले लिया। बुद्धि तब ही राज करती है थी जब आप भी करती हो। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी। तस्तरी में पान आ गए। राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए कहा, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें इसकी प्रभुता मानने से कोई आपत्ति नहीं है। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसीलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस भिक्षु का डंक तोड़ देना चाहते हैं। दूसरी मोटर आ पहुंची और मिस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर और शंकर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दो देवियां भी उनके साथ थीं। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वह जो खद्दर की साड़ी पहने बहुत गंभीर और विचारशील सी हैं, मिस्टर खन्ना की पत्नी हैं, कामिनी खन्ना है। दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए, जिनकी मुख छवि पर हंसी फूटी पड़ती है, मिस मालती हैं। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ आई हैं और आप अब प्रैक्टिस करती हैं। तालुकेदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है। आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा हैं। गात कोमल पर चपलता कूट कर भरी हुई, झिझक या संकोच का काम नहीं। मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ प्रदर्शन, जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव, मनोदारों का कठोर निग्रह।
जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोप सा हो गया हो। आपने मिस्टर मेहता के साथ हाथ मिलाते हुए कहा, सच कहती हूँ, आप सूरत से ही फिलासफर मालूम होते हैं। आप सूरत से ही फिलासफर मालूम होते हैं। इस नई रचना में तो आपने आत्मवादियों को उधेड़ कर रख दिया। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे जी में ऐसा आया कि आपसे लड़ जाऊं। फिलासफरों में सहृदयता क्यों गायब हो जाती है। मेहता झेप गए। बिना ब्याहे थे और नवयुग की रमणियों से पनाह मांगते थे। पुरुषों की मंडली में खूब चहकते थे, मगर ज्यों ही क्यों कोई महिला आई और आपकी जुबान बंद हुई, जैसे बुद्धि पर ताला लग जाता था। खिया से सिट व्यवहार तक करने की सुधि न रहती थी। मिस्टर खन्ना ने पूछा, फिलासफरों की सूरत से क्या खास बात होती है देवी जी? मालती ने मेहता की ओर दया भाव से देखकर कहा, मिस्टर मेहता, बुरा न माने तो बतला दूं। खन्ना मिस मालती के उपासकों में थे। जहां मिस मालती जाएं, वहां खन्ना का पहुंचना लाजिम था। उनमें आस पास भौरे की तरह मंडराते रहते थे। हर समय उनकी यही इच्छा रहती थी कि मालती से अधिक वही बोले, उनकी निगाह अधिक से अधिक उन्हीं पर रहे। खन्ना ने आंख मारकर कहा, फिलासफर किसी बात का बुरा नहीं मानते, उनकी यही सिफत है। तो सुनिए, फिलासफर हमेशा मुर्दा दिल ही होते हैं। जब देखिए अपने विचारों में मगन बैठे हैं, आपकी तरफ ताकेंगे मगर आपको देखेंगे नहीं। आप उनसे बातें किए जाएं, कुछ सुनेंगे नहीं, जैसे शून्य में उड़ रहे हों। सब लोगों ने कहकहा मारा। मिस्टर मेहता जैसे जमीन में पड़ गए। ऑक्सफोर्ड में मेरे फिलासफी के प्रोफेसर हसबैंड थे। खन्ना ने टोका, नाम तो निराला है। जी हाँ, ऑर्थे क्रारी। मिस्टर मेहता भी तो क्रारी हैं। या रोग सभी फिलासफरों को होता है। अब मेहता को अवसर मिला। बोले, आप भी तो इसी मर्ज में गिरफ्तार हैं। मैंने प्रतिज्ञा की है कि किसी फिलासफर से शादी नहीं करूंगी, फिर किसी फिलासफर से शादी करूंगी। और यह वर्ग शादी के नाम से घबराता है। हस्बैंड साहब तो स्त्री को देखकर घर में छिप जाते थे। उनके शिष्यों में कई लड़कियां थीं। अगर उनमें से कोई कभी कुछ पूछने के लिए उनके ऑफिस में चली जाती थी तो आप ऐसा घबरा जाते जैसे कोई शेर आ गया हो। हम लोग उन्हें खूब छेड़ा करते थे। बेचारे बड़े सरल हृदय, कई हजार की आमदनी थी, पर मैंने उन्हें हमेशा एक ही सूट पहने देखा। उनकी एक विधवा बहन थी, वही उनके घर का सारा प्रबंध करती थी। मिस्टर हस्बैंड को तो खाने की फिक्र ही ना रहती थी। मिलने वालों के डर से अपने कमरे का द्वार बंद करके लिखा पढ़ा करते थे। भोजन का समय आ जाता तो उनकी बहन आहिस्ता से भीतर के द्वार पर उनके पास जाकर किताब बंद कर देती थी। तब उन्हें मालूम होता था कि खाने का समय हो गया है। रात को ही भोजन का समय बंधा हुआ था। उनकी बहन कमरे की बत्ती बुझा दिया करती थी। एक दिन बहन ने किताब बंद करनी चाहिए तो आपने पुस्तक को दोनों हाथों से दबा लिया और बहन भाई में जोर आजमाई होने लगी। आखिर बहन उनके पहिएदार कुर्सी को खींचकर भोजन के कमरे में लाई। राय साहब बोले, मगर मेहता साहब तो बड़े खुशमिजाज और मिलनसार हैं, नहीं इस हंगामे में क्यों आते? तो आप फिलासफर ना होंगे? जब आपने चिंताओं से हमारे सिर में दर्द होने लगता है तो विश्व की चिंता सिर पर लाद कर कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है? उधर संपादक जी श्रीमती खन्ना से अपने आर्थिक कठिनाइयों की कथा कह रहे थे। बस यूं समझिए, श्रीमती जी के संपादक का जीवन एक दीर्घ विलाप है, जिसे सुनकर लोग दया करने के बदले कानों पर हाथ लगा लेते थे। बेचारा ना अपना उपकार कर सके और ना औरों का। पब्लिक उससे आशा तो यह रखती थी कि एक आंदोलन में वह सबसे आगे रहे, जेल जाए, मार खाए, घर के माल असबाब की तुर्की कराए, यह उसका धर्म समझा जाता है। लेकिन उसकी कठिनाइयों की ओर किसी का ध्यान नहीं। हो तो वह सब कुछ। उसे हर एक विद्या, हर एक कला में पारंगत होना चाहिए, लेकिन उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। आप तो आजकल कुछ लिखती ही नहीं। आपकी सेवा करने का जो थोड़ा सा सौभाग्य मुझे मिल सकता है, उसमें मुझे क्यों वंचित कर रखती हैं?
मिसेज खन्ना को कविता लिखने का शौक था। इस नाते से संपादक जी कभी कभी उनसे मिल आया करते थे, लेकिन घर के काम धंधों में व्यस्त हो रहने के कारण इधर बहुत दिनों से कुछ लिख नहीं सकी थी। सब सच बात तो यह है कि संपादक जी ने उन्हें प्रोत्साहित करके कवि बनाया था। सच्ची प्रतिभा उनमें बहुत कम थी। क्या लिखूं, कुछ सोचता ही नहीं। आपने कभी मिस मालती से कुछ लिखने को नहीं कहा? संपादक जी उपेक्षा भाव से बोले। उनका समय मूल्यवान है कामिनी देवी। लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वह क्या लिखेंगे? कामिनी ने ईर्ष्या मिश्रित विनोद से कहा, अगर आप उनसे कुछ लिखा सकें तो आपका प्रचार दुगना हो जाए। लखनऊ में तो ऐसा कोई रसिक नहीं जो आपका ग्राहक न बन जाए। अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस दशा में न होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती है। आज चाहूं तो लाखों कमा सकता हूं, लेकिन यहाँ तो धन को भी कुछ समझा ही नहीं। साहित्य की सेवा अपने जीवन का ध्येय है और रहेगा। कम से कम मेरा नाम तो ग्राहकों में लिखवा दीजिए। आपका नाम ग्राहकों में नहीं, संरक्षकों में लिखूंगा। संरक्षकों में रानियों महारानियों को रखिए, जिनकी थोड़ी सी खुशामद करके आप अपने पत्र को लाभ की चीज बना सकते हैं। मेरी रानी महारानी आप ही हैं। मैं तो आपके सामने ही किसी रानी महारानी की हकीकत नहीं समझता। जिसमें दया और विवेक है वही मेरी रानी है। खुशामद से मुझे घृणा है। कामिनी ने चुटकी ली। लेकिन मेरी खुशामद तो आप कर रहे हैं संपादक जी। संपादक जी ने गंभीर होकर श्रद्धापूर्ण स्वर से कहा, यह खुशामद नहीं है देवी जी, हृदय के सच्चे उदार हैं। राय साहब ने पुकारा, संपादक जी जरा इधर आइएगा, मिस मालती आपसे कुछ कहना चाहती हैं। संपादक जी की वह सारी अकड़ गायब हो गई। नम्रता और विनय की मूर्ति बने हुए और आकर खड़े हो गए। मालती ने उन्हें साहिदे नेत्रों से देखकर कहा, मैं अभी कह रही थी कि दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा डर संपादकों से लगता है। आप लोग जिसे चाहो एक क्षण में बिगाड़ दें। मुझे इसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार कहा, अगर मैं इस ब्लडी ओंकार नाथ को जेल में बंद कर सकूं तो अपने को भाग्यवान समझूं। ओंकार नाथ की बड़ी बड़ी मूछें खड़ी हो गईं, आंखों में गर्व की ज्योति चमक उठी। यह हुआ बहुत ही शांत प्रकृति के आदमी थे, लेकिन ललकार सुनकर उनका पुरुषत्व उत्तेजित हो जाता था। दृढ़ता भरे स्वर में बोले, इस कृपा के लिए आपका कृतज्ञ हूँ। उस बज़्म में अपना जिक्र तो आता, चाहे किसी तरह आए। आप सेक्रेटरी महोदय से कह दीजिएगा कि ओंकार नाथ उन आदमियों में नहीं है जो इन धमकियों से डर जाए। उसकी कलम उसी वक्त विश्राम लेगी जब उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। उसने अनीति और स्वेच्छाचार को जड़ से खोदकर फेंक देने का जिम्मा लिया है। मिस मालती ने और उकसाया, मगर मेरी समझ में आपकी यह नीति नहीं आती कि जब आप मामूली शिष्टाचार से अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों उनसे कन्नी काटते हैं। अगर आप अपनी आलोचनाओं में आग और विष जरा कम दें तो मैं वादा करती हूँ कि आपको गवर्नमेंट से काफ़ी मदद दिला सकती हूँ। जनता को तो आपने देख लिया, उससे अपील की, उसकी खुशामद की, अपने कठिनाइयों की कथा कही, मगर कोई नतीजा न निकला। अब जरा अधिकारियों को भी आजमा देखिए। तीसरे महीने आप मोटर पर न निकलने लगेंगे तो और सरकारी दावतों में निमंत्रित न होने लगेंगे तो मुझे जितना चाहे कोसिएगा। तब यही रईस और नेशनलिस्ट जो आपकी परवाह नहीं करते आपके द्वार पर चक्कर लगाएंगे। ओंकार नाथ अभिमान के साथ बोले, यही तो मैं नहीं कर सकता देवी जी। मैंने अपने सिद्धांतों को सदैव ऊंचा और पवित्र रखा है और जीते जी उनकी रक्षा करूंगा। दौलत के पुजारी तो गली गली मिलेंगे, मैं सिद्धांत के पुजारियों में हूँ। मैं इसे दंभ कहती हूँ। आपकी इच्छा, धन की आपको परवाह नहीं है, सिद्धांतों का खून करके नहीं। तो आपके पत्र में विदेशी वस्तुओं के विज्ञापन क्यों होते हैं? मैंने किसी भी दूसरे पत्र में इतने विदेशी विज्ञापन नहीं देखे। आप बनते तो हैं आदर्शवादी और सिद्धांतवादी, पर अपने फायदे के लिए देश का धन विदेश भेजते हुए आपको जरा भी खेद नहीं होता। आप किसी तर्क से इस नीति का समर्थन नहीं कर सकते। ओंकार नाथ के पास सचमुच कोई जवाब न था। उन्हें बगले झांकते देखकर राय साहब ने उनकी हिमाकत की।
तो आखिर क्या आप क्या चाहती हैं? इधर से भी मारे जाएं, उधर से भी मारे जाएं, तो पत्र कैसे चले? मिस मालती ने दया करना न सीखा था। पत्र नहीं चलता तो बंद कर कीजिए। अपना पत्र चलाने के लिए आपको विदेशी वस्तुओं के प्रचार का कोई अधिकार नहीं। अगर आप मजबूर हैं तो सिद्धांत का ढोंग छोड़िए। मैं तो सिद्धांतवादी पत्रों को देखकर जल उठती हूँ। जी चाहता है दियास्लाई दिखा दूं। जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता, वह और चाहे जो कुछ हो, सिद्धांतवादी नहीं है। मेहता खिल उठा। थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद इसी विचार का प्रतिपादन किया था। उन्हें मालूम हुआ कि इस रमणी में विचार की शक्ति भी है, केवल तितली नहीं। संकोच आता रहा। यही बात अभी मैं कह रहा था। विचार और व्यवहार में सामंजस्य का न होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। मिस मालती प्रसन्न मुख से बोली, तो इस विषय में आप और मैं एक हैं। मैं तो भी फिलासफर होने का दावा कर सकती हूँ। खन्ना की जीभ में खुजली हो रही थी। बोले, आपका एक एक अंग फिलॉसफी में डूबा हुआ है। मालती ने उनकी लगाम खींची। अच्छा, आपको भी फिलॉसफी में दखल है? मैं तो समझती थी आप बहुत पहले अपने फिलॉसफी को गंगा में डुबो बैठे। नहीं, आप इतने बैंकों और कंपनियों के डायरेक्टर ना होते। राय साहब ने खन्ना को संभाला। तो क्या आप समझती हैं कि फिलॉसफर को हमेशा फाके मस्त रहना चाहिए? जी हाँ, फिलॉसफर अगर मोह पर विजय ना पा सके तो फिलॉसफर कैसा? इस लिहाज से तो शायद मिस्टर मेहता भी फिलॉसफर न ठहरे। मेहता ने जैसे आस्तीन चढ़ाकर कहा, मैंने तो कभी यह दावा नहीं किया राय साहब। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जिन औजारों से लोहार काम करता है, उन्हीं औजारों से सोनार नहीं करता। क्या आप चाहते हैं आप आम भी उसी दशा में फले फूले जिसमें बबूल या ताड़? मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनसे मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए फलने फूलने वाली चीज नहीं, केवल साधन है। मुझे धन की बिल्कुल इच्छा नहीं। आप वह साधन लुटा दें जिसमें मैं अपने जीवन का उपयोग कर सकूं। ओंकारनाथ समष्टवादी थे। व्यक्ति की इस प्रधानता को कैसे स्वीकार करते? इसी तरह हर एक मजदूर कह सकता है कि उसे काम करने की सुविधाओं के लिए 1000 महीने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि उस मजदूर के बगैर आपका काम नहीं चल सकता, तो आपको वह सुविधाएं देनी पड़ेंगी। अगर वही काम दूसरा मजदूर करे, तो मजदूर थोड़ी सी मजदूरी में कर दे, तो कोई वजह नहीं है कि आप पहले वाले मजदूर की खुशामद करें। अगर मजदूरों के हाथ में अधिकार होता तो मजदूरों के लिए स्त्री और शराब भी उतनी ही जरूरी सुविधा हो जाती जितनी फिलासफरों के लिए। तो आप विश्वास मानिए, मैं उनसे ईर्ष्या न करता। जब आपका जीवन सार्थक करने के लिए स्त्री इतना आवश्यक है, तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मेहता ने निसंकोच भाव से कहा, इसीलिए कि मैं समझता हूँ मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। खन्ना ने इसका समर्थन किया। बंधन और निग्रह पुरानी थ्योरियां हैं, नई थ्योरी है मुक्त भोग। मालती ने चोटी पकड़ी। तो अब मिसेज खन्ना को तलाक के लिए तैयार रहना चाहिए। तलाक का बिल तो हो, शायद उसका पहला उपयोग आप ही करेंगे। कामिनी ने मालती की ओर विष भरी आंखों से देखा और मुंह सिकोड़ लिया, मानो कह रही हैं, खन्ना तुम्हें मुबारक रहे, मुझे परवाह नहीं। मालती ने मेहता की तरफ देखकर कहा, इस विषय में आपके क्या विचार हैं मिस्टर मेहता? मेहता गंभीर हो गए। वह किसी प्रश्न पर अपना मत प्रकट करते थे तो जैसे अपनी सारी आत्मा उसमें डाल देते थे। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। तो आप तलाक के विरोधी हैं, क्यों? पक्का? और मुक्त भोग वाला सिद्धांत, वह उनके लिए है जो विवाह नहीं करना चाहते। अपनी आत्मा को संपूर्ण विकास सभी चाहते हैं, फिर विवाह कौन करे और क्यों करे? इसीलिए कि मुक्ति सभी चाहते हैं, पर ऐसे बहुत कम हैं जो लोभ से अपना गला छुड़ा सकें। आप चेष्टा किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। धनुष यज्ञ का अभिनय निकट था। 10 से 1 तक धनुष यज्ञ, 1 से 3 तक प्रहसन यह प्रोग्राम था। भोजन की तैयारी शुरू हो गई। मेहमानों के लिए बंगले में रहने का अलग अलग प्रबंध था। खन्ना परिवार के लिए 2 कमरे रखे गए थे
और भी कितने ही मेहमान आ गए थे। सभी अपने अपने कमरे में गए और कपड़े बदल बदल कर भोजनालय में जमा हो गए। यहाँ छूत छात का कोई भेद न था। सभी जातियां और वर्णों के लोग साथ भोजन करने बैठे। केवल संपादक ओंकार नाथ सबसे अलग अपने कमरे में फलाहार करने गए और कामनी खन्ना को सिरदर्द हो रहा था। उन्होंने भोजन करने से इनकार किया। भोजनालय में मेहमानों की संख्या 25 से कम न थी। शराब भी थी और मांस भी। इस उत्सव के लिए राय साहब अच्छी किस्म की शराब खास तौर पर मंगवाते थे। खींची जाती थी दवा के नाम से, पर होती थी खालिस शराब। मांस भी कई तरह के पकते थे। कोफ्ते, कबाब और पुलाव, मुर्गा, मुर्गियां, बकरा, हिरन, तीतर, मोर, जिसे जो पसंद हो वह खाए। भोजन शुरू हो गया तो मिस मालती ने पूछा, संपादक जी कहाँ रह गए? किसी को भेजो राय साहब, उन्हें पकड़ लाएं। राय साहब ने कहा, वह वैष्णव हैं, उन्हें यहाँ बुलाकर क्यों बेचारे का धर्म नष्ट करोगी? बड़ा ही आचार निष्ठ आदमी है। अजी, और कुछ ना सही तमाशा तो रहेगा। सासा एक सज्जन को देखकर उसने पुकारा, आप भी तशरीफ रखते हैं मिर्जा खुर्शेद? यह काम आपके सुपुर्द, आपकी लियाकत की परीक्षा हो जाएगी। मिर्जा खुर्शेद गोरे चिट्टे आदमी थे। भूरी भूरी मूछें, नीली आंखें, दोहरी देंव, चांद के बाल, सफाचट, छकलिया, अचकन और चूड़ीदार पाजामा पहने थे। ऊपर से हाइट लगा लेते थे। काउंसिल के मेंबर थे, पर फलाहार सबसे खर्राटे लेते रहते थे। वोटिंग के समय चौक पड़ते थे और नेशनलिस्टों की तरफ से वोट देते थे। सूफी मुसलमान थे, 2 बार हज कर आए थे, मगर शराब खूब पीते थे। कहते थे, जब हम खुदा का एक हुक्म भी नहीं मानते तो दीन के लिए क्यों जान दें। बड़े दिल्लगी बाज बेफिक्रे जीव थे। पहले बसरे में ठीक का कारोबार करते थे, लाखों कमाए, मगर सामत आई कि एक मेम ने आसनाई कर बैठे। मुकदमेबाजी हुई, जेल जाते जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से निकल जाने का हुक्म हुआ। जो कुछ हुआ था वही छोड़ा और सिर्फ 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। बम्बई में उनके एजेंट थे, सोचा था उनके हिसाब किताब कर लेंगे और जो कुछ निकलेगा उसी से जिंदगी काट लेंगे, मगर एजेंटों ने जाल करके उनसे वह 50,000 भी ऐंठ लिए। निराश होकर वहां से लखनऊ चले। गाड़ी में एक महात्मा से साक्षात हुआ। महात्मा जी ने उन्हें सब्ज बाग दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठियां, रुपए सब उड़ा लिए। बेचारे लखनऊ पहुंचे तो देह के कपड़े के सिवा कुछ न था। राय साहब से पुरानी मुलाकात थी, कुछ उनकी मदद से और कुछ अन्य मित्रों की मदद से एक जूते की दुकान खोल ली। वह अब लखनऊ की सबसे चलती हुई जूते की दुकान थी। 400-500 रोज की बिक्री थी। जनता को उन पर थोड़े ही दिनों में इतना विश्वास हो गया कि एक बड़े भारी मुस्लिम तालुकेदार को नीचा दिखाकर काउंसिल में पहुंच गए। अपने जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, मैं किसी का दीन नहीं बिगाड़ता, यह काम आपको खुद करना चाहिए। मजा तो जब है कि आप उन्हें शराब पिलाकर छोड़े, या आपके हुस्न के जादू की आजमाइश है। चारों तरफ से आवाजें उठी, हाँ हाँ मिस मालती, आज अपना कमाल दिखाइए। मालती ने मिर्जा को ललकारा, कुछ इनाम दोगे? 100 रुपए की एक थैली। खुश? 100 रुपए? लाख रुपए का धर्म बिगाड़ूं 100 के लिए? अच्छा, आप खुद अपनी फीस बताइए। 1000, कौड़ी कम नहीं। अच्छा, मंजूर। जी नहीं, लाकर मेहता जी के हाथ में रख दीजिए। मिर्जा जी ने तुरंत 100 रुपए का नोट जेब से निकाला और उसे दिखाते हुए खड़े होकर बोले, भाइयों, यह हम सब मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती की फरमाइश न पूरी हुई तो हमारे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह न मिलेगी। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं मिस मालती की एक अदा पर 1 लाख कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने मासूब के एक काले तिल पर समरकंद और बिखारा के सूबे कुर्बान कर दिए थे। आज आप सभी साहबों की जवारमंदी और हुस्न परस्ती का इम्तिहान है। जिसके पास जो कुछ हो, सच्चे सूरमा की तरह निकाल कर रख दे। आपको इल्म की कसम, मासूक की अदाओं की कसम, अपनी इज्जत की कसम,
पीछे कदम न हटाइए। मर्दों, रुपए खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा तमाशा लाखों में भी सस्ता है। देखिए लखनऊ के हसीनों की रानी एक जाहिद पर अपने हुस्न का मंत्र कैसे चलाती है। भाषण समाप्त करते ही मिर्जा जी ने हर एक जेब की तलाशी शुरू कर दी। पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई, उनकी जेब से 500 निकले। मिर्जा ने मुंह फीका करके कहा, वाह खन्ना साहब वाह, नाम बड़े दर्शन थोड़े, इतनी कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों की आमदनी और आपके जेब से 500 रुपए। लाहौल बिला कुंवत, कहाँ है देवता? आप जरा जाकर मिसेज खन्ना से कम 100 रुपए वसूल कर लाएं। खन्ना खिसिया कर बोले, अजी उनके पास 100 भी न मिलेगा। कौन जानता है कि यहाँ आप तलाशी लेना शुरू करेंगे। खैर आप खामोश रहिए, हम अपनी तकदीर तो आजमा लें। अच्छा तो मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ से हिल नहीं सकते मिस्टर मेहता, आप फिलासफर हैं, मनोविज्ञान के पंडित। देखिए अपनी भद न कराइएगा। मेहता शराब पीकर मस्त हो जाते थे। उस मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता था और विनोद सजीव हो जाता था। लपक कर मिसेज खन्ना के पास गए और 5 मिनट ही में मुंह लटकाए लौट आए। मिर्जा ने पूछा, अरे क्या खाली हाथ? राय साहब हंसे, काजी के घर चूहे भी सयाने। मिर्जा ने कहा, हो बड़े खुश नसीब खन्ना, खुदा की कसम। मेहता ने कहकहा मारा और जेब से 100 रुपए के 5 नोट निकाले। मिर्जा ने लपक कर उन्हें गले लगा लिया। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, कमाल है, मानता हूँ उस्ताद क्यों ना हो, फिलासफर ही जो ठहरे। मिर्जा ने नोटों को आंखों से लगाकर कहा, भाई मेहता, आज से मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया। बताओ क्या जादू मारा? मेहता अकड़ कर लाल लाल आंखों से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं, ऐसा कौन सा बड़ा काम था? जाकर पूछा अंदर आऊं? बोली, आप हैं मेहता जी, आइए। मैंने अंदर जाकर कहा, वहाँ लोग ब्रिज खेल रहे हैं। मिस मालती 500 रुपए हार गई हैं और अपनी अंगूठी बेच रही हैं। अंगूठी 1000 से कम की नहीं है, आपने तो देखा है। बस वही आपके पास रुपए हों तो 500 रुपए देकर 1000 की चीज ले लीजिए, ऐसा मौका फिर न मिलेगा। मिस मालती ने इस वक्त रुपए न दिए तो बेदाग निकल जाएंगी। पीछे से कौन देता है, शायद इसीलिए उन्होंने अंगूठी निकाली कि 500 रुपए किसके पास धरे होंगे। मुस्कुराई और चट अपने बटुए से 5 नोट निकालकर दे दिए और बोली, मैं बिना कुछ लिए घर से नहीं निकलती, न जाने कब क्या जरूरत पड़े। खन्ना खिसिया कर बोले, जब हमारे प्रोफेसरों का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी का ईश्वर ही मालिक है। खुर्शेद ने घाव पर नमक छिड़का, अरे तो ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जिसके लिए आपका दिल बैठा जाता है? खुदा झूठ न बुलवाए तो यह आपकी एक दिन की आमदनी है, समझ लीजिएगा। एक दिन बीमार पड़ गए और जाएगा भी तो मिस मालती की ही हाथों से। आपके दर्द जिगर की दवा मिस मालती ही के पास तो है। मालती ने ठोकर मारी, देखिए मिर्जा जी, तबेले में लत आहूत अच्छी नहीं होती। मिर्जा ने दुम हिलाई, कान पकड़ता हूँ देवी जी। मिस्टर तनख्वाह की तलाशी हुई, मुश्किल से 10 रुपए निकले। मेहता की जेब से केवल 98 निकली। कई सज्जनों ने 1-1, 2-2 रुपए खुद दिए। हिसाब जोड़ा गया, 200-300 की कमी थी। यह कमी राय साहब ने उदारता के साथ पूरी कर दी। संपादक जी ने मेवे और फल खाए थे और जरा कमर सीधी कर रहे थे। राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही हैं। खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही हैं? धन्य भाग, राय साहब के साथ ही हाल में आ विराजे। उधर नौकरों ने मेजें साफ कर दी थी। मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता दिखाई, बैठिए, तकल्लुफ न कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मालती ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, आप तकल्लुफ समझते होंगे, मैं समझती हूँ, मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूँ। जो आप अपने को कुछ न समझें और आपको शोभा भी यही देता है। लेकिन यहाँ जितने सज्जन जमा हैं, सभी आपकी राष्ट्र और साहित्य सेवा से भली भांति परिचित हैं। आपने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किया है, अभी चाहे लोग उसका मूल्य न समझें, लेकिन वह समय बहुत दूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ वह समय आ गया है जब हर एक नगर में आपके नाम की सड़कें बनेंगी, क्लब बनेंगे, टाउन हॉलों में आपके चित्र लटकाए जाएंगे। इस वक्त जो थोड़ी बहुत जागृति है वह आप ही के महान उद्योगों का प्रसाद है। आपको यह जानकर आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहात
सुधार आंदोलन में आपका हाथ बटाने को उत्सुक हैं और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि यह काम संगठित रूप से किया जाए और एक देहात सुधार संघ स्थापित किया जाए जिसके आप सभापति हों। ओंकार नाथ के जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें चोटी के आदमियों में इतना सम्मान मिले। यो वह कभी कभी आम जलसों में बोलते थे और कई सभाओं के मंत्री और उपमंत्री भी थे, लेकिन शिक्षित समाज ने अब तक उनकी उपेक्षा ही की थी। उन लोगों में वह किसी तरह मिल न पाते थे, इसीलिए अब आम जलसों में उनकी निष्क्रियता और स्वार्थता की शिकायत किया करते थे और अपने पत्र में एक एक को रगेदते थे। कलम तेज थी, वाणी कठोर, साफ गोई की जगह उच्छृंखलता घर कर बैठे थे, इसीलिए लोग उन्हें खाली ढोल समझते थे। उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान। कहाँ है आज स्वराज और स्वाधीन भारत और हंटर के संपादक? आकर देखें और अपना कलेजा ठंडा करें। आज अवश्य ही देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है। सद्योग कभी निष्फल नहीं जाता। ऋषियों का वाक्य है, वह स्वयं अपने नजरों में उठ गए, कृतज्ञता से पुलकित होकर बोले, देवी जी आप तो मुझे कांटों में घसीट रही हैं। मैंने तो जनता की जो कुछ सेवा की है अपना कर्तव्य समझकर की है। मैं इस सम्मान को व्यक्ति का सम्मान नहीं, उस उद्देश्य का सम्मान समझ रहा हूँ जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया है। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि प्रधान का पद किसी प्रभावशाली पुरुष को दिया जाए। मैं पदों में विश्वास नहीं रखता, मैं तो सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मिस मालती इसे किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। सभापति पंडित जी को बनाना पड़ेगा। नगर में उसे ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई देता, जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है। वह कैसे कहता कि वह प्रभावशाली नहीं है? वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था, अब प्रतिभा और प्रभाव के मेल का युग है। संपादक जी को यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होंगी। इस सभा के लिए 1000 का चंदा भी हो गया है और अभी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है। 4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। ओंकार नाथ पर कुछ नशा सा चढ़ने लगा। उनके मन में जो एक प्रकार की फुरहरी सी उठ रही थी, उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। बोले, मगर यह आप समझ लें मिस मालती कि यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभा भवन में मुझे सबसे पहले मौजूद पाएंगी। मिर्जा जी ने पुचारा दिया, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी यह नहीं कह सकता कि अपना कर्ज अदा करने में कभी किसी से पीछे रहे। मिस मालती ने देखा शराब कुछ असर करने लगी तो और भी गंभीर बनकर बोली, अगर हम लोग इस काम की महानता न समझते तो ना यह सभा स्थापित होती और ना आप इसके सभापति होते। हम किसी रईस या तालुकेदार को सभापति बनाकर धन खूब बटोर ले सकते थे और सेवा की आड़ में निस्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उसका सबसे बड़ा साधन आपका पत्र है। हमने निश्चय किया है कि हर एक नगर और गांव में उसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचा दिया जाए। प्रांत की सभी म्यूनिसिपैलिटियों को और जिला बोर्डों के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यहाँ विराजमान हैं। अगर हर एक ने 500 प्रतियां भी ले ली तो 25,000 प्रतियां तो आप यकीन समझो कि फिर राय साहब और मिर्जा साहब की यह सलाह है कि काउंसिल के इस विषय पर एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली की एक प्रति सरकार तौर पर मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए और हमें विश्वास है कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं भाग 6 के अगले पार्ट में, यानी कि ये बहुत लंबा पार्ट होने वाला है, बहुत लंबा भाग था, इसलिए हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। तो ये था भाग 6 का पहला पार्ट। अब मिलते हैं भाग 6 के दूसरे पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों।